मैं शेयर कर। ऑलराइट, तो जॉब प्रोडक्शन आपको मैंने बताया वही कि प्रोडक्शन की जाती है, लेकिन जैसे लिखा है कि इस मेथड में वन प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस एट अ टाइम, क्योंकि यू हैव टू वेट फॉर कस्टमर्स ऑर्डर्स एंड कस्टमर्स आर नॉट विलिंग टू बाय रेडीमेड आइटम बिकॉज दे वांट द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ओन रिक्वायरमेंट्स। वो कपड़े हो सकते हैं, जूते हो सकते हैं, केक हो सकता है, इवन गाड़ी भी हो सकती है। तो वो जॉब प्रोडक्शन, ऑफ कोर्स जॉब प्रोडक्शन अगर होगी एंड लॉट ऑफ लेबर इज यूज्ड, तो उसमें ये कि प्रोसेस स्लो हो जाएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि इफ एवरी प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट, सो मशीन्स कैन नॉट बी यूज्ड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, क्योंकि मशीन इतनी वेरिड जॉब जो है या इतनी वैरायटी प्रोडक्ट्स में लेकर नहीं आ सकती। मशीन्स आर गुड फॉर प्रोड्यूसिंग स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स, जैसे हमने पहले बात की थी कि ऑल प्रोडक्ट्स लुक एग्जैक्टली द सेम, और वो मशीन जो है टेक्नोलॉजी वो उसको लार्ज क्वांटिटी में सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट बना सकती है। तो यहाँ पर लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन ऑफ कोर्स होगी, और लेकिन ऑफ कोर्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन इसमें बहुत हाई होगी, क्योंकि उनको उस प्रोडक्ट में हर वो चीज मिलेगी जो वो चाह रहे हैं। तो उसमें एक तो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर्स आर मेट, तो इसको आप लिख सकते हैं जी, ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और जब ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन है तो ऑफ कोर्स उसके साथ आप कंज्यूमर लॉयल्टी को जोड़ सकते हैं डेवलप करते हुए, और आप ये भी जोड़ सकते हैं कि एनी प्राइस कैन बी चार्ज, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फाइड है। तो ये आप लिखा है ग्रेटर कस्टमर सेक्शन सेटिस्फेक्शन, हायर प्राइस कैन बी चार्ज्ड, तो उससे प्रॉफिट आपको हाई होगा ऑन ईच आइटम सोल्ड। मतलब आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स तो कम बनाओगे, बट स्टिल यू विल बी एबल टू गेट हाई प्रॉफिट, क्योंकि ईच आइटम पे आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो काफी ज्यादा होगा। और उसकी वजह यही है कि कस्टमर जो है वो उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है ऑफ अ वेरी हाई लेवल। अच्छा, और उसके बाद फिर लॉयल्टी का भी लिखा जा सकता था। अच्छा, तो ये तुम सुन लो, मेरी क्लास है। वेरिड जॉब्स कीप द वर्कर्स मोटिवेटेड। तो ये भी कि आपको हमने अभी पीछे पढ़ा था सेल प्रोडक्शन में कि इफ व वर्कर परफॉर्म द सेम जॉब अगेन एंड अगेन, तो वो बोर्डम जो है ना वो नॉर्मली इट टेक्स प्लेस, क्योंकि वो एक ही काम को कर करके बोर हो जाता है, जिससे फोकस कैन बी लॉस्ट और फिर क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। वेरिड जॉब में एवरी टाइम द वर्कर हैज टू थिंक फ्रॉम द स्टार्ट, and because it's a new product having different features, तो उसमें नया से नया सोचना होता है, which makes or keeps the worker in focused, और उसे इंटरेस्टिंग जॉब भी लगती है कि इट्स अ चैलेंजिंग जॉब एंड आई कैन एक्चुअली परफॉर्म दैट जॉब, या आई कैन प्रोड्यूस सच प्रोडक्ट्स जिसमें आपको लोगों की वेरिड नीड्स को पूरा करना है, एंड एवरी टाइम आई हैव टू थिंक फ्रॉम डिफरेंट एंगल। अच्छा, फिर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही मैंने आपको बताया। हाई क्वालिटी मतलब इसका डायरेक्ट ताल्लुक ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ है, तो हम इसको यहाँ पर बेटर इमेज के नाम के तौर पर इसको डेवलप कर सकते हैं। फिर रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, ऑफ कोर्स ये एक नुकसान है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि एक वर्कर जो है वो वैरायटी ऑफ गुड्स बना सके, तो फिर क्योंकि एक ही चीज बनानी है तो आसान है, अब डिफरेंट बनानी है तो उसके लिए वर्कर मस्ट हैव सम स्किल्स, क्योंकि उसमें क्रिएटिविटी चाहिए होगी। हर प्रोडक्ट को नए सिरे से आपको सोचना होगा कैसे बनाना है, तो वो आपको कॉस्टली इन द शॉर्ट रन एटलीस्ट, क्योंकि आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि हाउ टू हैंडल different kind of products, yeah, how to produce variety of products according to the requirements of the customers. फिर cost per unit is high, of course high होगी, उसकी वजह ये है कि ये लेबर इंटेंसिव है। लेबर इंटेंसिव है तो आपको वर्कर्स को वेजेस देनी है, और मशीन तो वेजेस नहीं मांगती, और दूसरा ये कि इसमें प्रोडक्टिविटी लो होती है बिकॉज इट इज लेबर इंटेंसिव। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ लोअर प्रोडक्टिविटी, ठीक है जी।
ड्यू टू लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन। तो प्रोडक्टिविटी कम होने से ऑफ कोर्स कॉस्ट ने तो बढ़ना ही है, और एक बात ही, और दूसरा वेजेस भी आपको फिर वर्कर्स को देनी पड़ेगी क्योंकि ज्यादा वर्कर्स है। डिफिकल्ट टू फाइंड स्किल्ड वर्कर्स, और अब आपको ट्रेनिंग तो देनी है बट वर्कर्स मस्ट हैव सर्टेन स्किल्स। एक रॉ बंदे को आप इस जॉब प्रोडक्शन के लिए नहीं रख सकते, आपको पहले ही टैलेंटेड लोगों को रखना है, स्किल्ड लोगों को रखना है, एंड विच माइट डिमांड हायर सैलरीज। और सैलरी तो चलो वो कॉस्ट पर यूनिट में कवर होगा, लेकिन यहाँ पर ये है कि इट्स नॉट इजी टू फाइंड स्किल्ड वर्कर्स एज वेल, उनकी हमेशा शॉर्टेज रहती है, एंड ऑल बिजनेसेस दे डिमांड सच वर्कर्स। तो वो आपको या तो मिलते ही नहीं है, मिलेंगे तो आपको उनको ज्यादा पे देनी पड़ेगी। तो ठीक है, आपको ये समझ आ गई, मे हैव टू ऑफर हायर वेजेस टू देम एज वेल, यह लिखा जा सकता है इसमें अगर लिखना चाहे तो। फिर हमारे पास आगे बैच प्रोडक्शन आ जाता है, और ये मैं आपको भी जी, तो फिर आ गया बैच प्रोडक्शन। बैच प्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन ग्रुप्स। मैंने यहाँ बैच का वर्ड इस्तेमाल नहीं करा, जैसे हम कहते भी हैं ये बैच 2000 है या बैच 2022, स्कूल में भी कहते हैं ना, तो बैच 2011 2020 उसमें भी यही मतलब होता है कि बैच इंक्लूड्स अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसी तरह से जब आप प्रोडक्शन में बैच की बात करते हैं तो इट इंक्लूड्स अ सर्टेन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब उस बैच में वट एवर प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड दे आर एग्जैक्टली द सेम, और उस पे सेम ऑपरेशन परफॉर्म होता है, एंड दे आर कंप्लीटेड एट द सेम टाइम, और उसके लिए वन ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन ऑल यूनिट्स इन अ ग्रुप एट अ टाइम। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि बेकरी की जो आइटम्स होती हैं, जैसे कोई बिस्किट बन रहे हैं उनको आप बेक कर रहे हैं, तो अगर बेकिंग हो रही है तो ऑल बिस्किट्स इन दैट बैच वो उन पे बेकिंग हो रही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बिस्किट पे पहले हो गई है और बाकी बाद में आ रहे हैं, नो। तो ऑल units of goods in the batch, they move together from one stage to another, तो इसीलिए उन पे सब पे इकट्ठे ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अगर मैं कहता हूँ जी कुर्सियां बैच में बन रही हैं, तो लेट्स से अगर चेयर्स आर बीइंग असेंबल्ड, तो वहां पर सबको असेंबल किया जा रहा होगा, एंड नो चेयर विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेज until and unless all chairs are done। तो असेंबलिंग के बाद अगली स्टेज में जा रहे हैं, पॉलिश हो रहा है, तो पॉलिशिंग तमाम चेयर जो मौजूद हैं इस बैच में उस पे पॉलिशिंग विल बी डन, और फाइनली फिर उनको आपने अगर डिस्पैच करना है या स्टोर करना है वेयर हाउस में, तो वहां पर वो भेज दी जाएंगी। तो विद इन द बैच चूंकि सेम ही ऑपरेशन परफॉर्म होता है सब पे, इसलिए विद इन द बैच ऑल प्रोडक्ट्स आर एग्जैक्टली द सेम। और ये तब होता है जब आपको लगता है कि देयर इज रिलेटिवली हायर डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। यहाँ मैंने रिलेटिवली का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि ऊपर जो जॉब प्रोडक्शन होती है उसमें हर बंदा क्या कहता है कि आई वांट द प्रोडक्ट एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू माय ओन रिक्वायरमेंट, तो उसमें एक एक प्रोडक्ट ही बनता है एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें आपको लगता है कि कुछ लोग एक सर्टेन नंबर जो है वो मौजूद है जो इस तरह के प्रोडक्ट डिमांड कर रहा है, जैसे कि आपको कहा कि बेकरी के केक हैं, बिस्किट्स भी होते हैं, आपकी पेस्ट्रीज हैं, तो वो बैच में बनती हैं, और वो इसलिए आपको ज्यादा नजर नहीं आती, बैच बनती हैं और उसके बाद खत्म भी हो जाती हैं, फिर अगला बैच बनाते हैं उसी तरह का। जैसे कि अगर केक है तो एक ड्राई केक बन रहा है, आइसक्रीम केक बन रहा है एक बैच में, एक बैच में चॉकलेट केक बन रहा है, तो इस तरह से उनकी क्वांटिटी बनाई जाती है। अच्छा, उसमें अब अगर हम एडवांटेजेस देखें तो यूनिट कॉस्ट लोअर देन जॉब प्रोडक्शन, और वो क्यों होती है, बिकॉज यू कैन मेक यूज ऑफ मशीनरी, और इसमें लेबर इंटेंसिव आप कह सकते हैं, लेकिन उसमें उतनी लेबर इस्तेमाल नहीं होती जितनी कि जॉब में, क्योंकि आपको जैसे बताया कि विद इन द बैच चूंकि सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना है ऑन ऑल दोज यूनिट्स, तो आप टू सम एक्सटेंट मशीनरी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उस वजह से यूनिट कॉस्ट कम रहती है। अच्छा, उसके बाद स्टिल some variety to keep workers motivated and to meet varied customer needs, और इसमें आप वैरायटी किसी हद तक दे पाते हैं। हाँ, वैरायटी सबसे ज्यादा कहाँ होती है, जॉब प्रोडक्शन में, क्योंकि उसमें तो हर आइटम डिफरेंट है, जो बंदा जैसी चीज मांग रहा है यू प्रोड्यूस इट
अकॉर्डिंग टू इट। इसमें भी वैरायटी होती है क्योंकि एक बैच में एक जैसी चीजें दूसरे बैच में एंड बिल्कुल डिफरेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं चॉकलेट केक बन रहा है तो दूसरी जगह पर कोई ड्राई केक बन रहा है। तो इसमें भी वैरायटी होती है और डिफरेंट बैचेस में डिफरेंट जब प्रोडक्ट्स बनते हैं तो पीपल कैन चूज फ्रॉम देयर। तो वैरायटी हेल्प करती है लोगों को। लेकिन वर्कर्स को पहले, क्योंकि इसमें वैरायटी कुछ मिल जाती है आपको, तो वर्कर्स भी मोटिवेटेड रहते हैं और कस्टमर्स है ना, दे आर एबल टू मीट देयर नीड्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो जॉब प्रोडक्शन जितनी मोटिवेशन तो नहीं होती और जॉब प्रोडक्शन जितनी जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है वो भी नहीं होती, बट स्टिल क्योंकि बैच प्रोडक्शन में प्राइस भी थोड़ी कम होती है जॉब प्रोडक्शन के मुकाबले में। जैसे मैंने आपको बताया कि रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में क्यों आती है, क्या वजह भला, क्या बताया था मैंने? Because it is customized, it is made according to people's requirements. एग्जैक्टली वो हैंडमेड होती है, वही जॉब प्रोडक्शन का काम चलता है। तो लेकिन बैच में ये होता है कि लोग कहते हैं चलो हमारी पूरी तो नीड को पूरा मतलब रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करती, बट ये कि हम चूज कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन सी ज्यादा सूटेबल है। प्राइस भी रिलेटिवली कम होती है क्योंकि उसकी यूनिट कॉस्ट कम होती है, आप मशीन इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रोडक्टिविटी इसमें रिलेटिवली हाई होती है क्योंकि जॉब में तो प्रोडक्टिविटी काफी लो होती है, मैन पावर ज्यादा इस्तेमाल होती है तो टाइम लगता है। तो उसमें वर्कर्स ब्रेक भी लेते हैं, 24 आवर्स काम भी नहीं हो सकता। इसमें चूंकि मशीन इस्तेमाल होती है तो कॉस्ट जो है रिलेटिवली कम होती है, तो वर्कर्स को अफोर्डेबल भी लगती है और कुछ वैरायटी भी मिल जाती है, सॉरी कस्टमर्स को। अच्छा, यूज ऑफ मशीनरी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ये हम बात करते हुए तो इससे फायदा ये होता है, यू आर एबल टू मीट द डिमांड ऑफ द कस्टमर। क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी हाई है तो कॉस्ट तो कम होगी, वो जो कि ऊपर कवर कर लिया तो मैं यहाँ करना नहीं चाह रहा। तो यहाँ पर ये है कि आपकी प्रोडक्शन की स्पीड ज्यादा होगी और आप अगर ज्यादा भी ऑर्डर आया है तो आप उसको टाइम पर पूरा कर सकते हैं। फिर ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी मे नॉट अफेक्ट अदर बैचेस, यस, कि अगर आपका एक बैच खराब हो गया, एक मशीन खराब हो गई है तो इट वुड ओनली अफेक्ट वन पर्टिकुलर बैच। दूसरे बैचेस जो है ना वो उनमें उनकी प्रोडक्शन होती रहेगी, तो सारी प्रोडक्शन अफेक्ट नहीं होगी। तो ये एक और अच्छा फायदा है आपको। फिर स्विच बिटवीन बैचेस टेक्स टाइम एज मशीनरी नीड्स टू बी रीसेट, ये भी है। आपने एक मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको उससे एक सर्टेन बैच बना रहे हैं, अब दूसरा बैच बनाना है तो आपको हो सकता है डीटूलिंग करनी पड़े, आपको कुछ पार्ट्स को डिटैच करना पड़े, कुछ पार्ट्स को अटैच करना पड़े और फिर आपको वो चीज बना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप कहते हो जी मैंने फिंगर चिप्स खाने हैं, तो आप पहले फिंगर चिप्स की तरह एक मशीन है जो काटती है, फिर आपने कहा नहीं मुझे स्लाइस चाहिए चिप्स के, तो फिर आपको वो टूल लगाना पड़ेगा जो स्लाइस की शक्ल में काट के दे। तो इससे फिर आपको बार बार इक्विपमेंट को की पार्ट्स को डिटैच करना पड़ेगा, रीटूलिंग करनी पड़ेगी, दोबारा अटैच करना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स ये टाइम लेता है और अगर ये बड़े स्केल पे होगा, बड़ी मशीन पे होगा तो और ज्यादा टाइम लग सकता है। तो उसमें फिर वो टाइम तो आइडल जा रहा है ना, उसमें कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही। स्टॉक नीड्स टू बी स्टोर्ड, वेयर हाउस कॉस्ट पड़ेगी क्योंकि जब आप बैच बनाते हैं तो सारा बैच एकदम थोड़ी बिक जाएगा। ये नीड्स लिखना था मैंने, शायद ये नीड आ गया गलती से। तो एकदम तो नहीं बिक जाता ना, तो आपको यहाँ वेयर हाउस पड़ेगा जो कि जॉब प्रोडक्शन में नहीं पड़ता, क्योंकि जॉब प्रोडक्शन में तो आप एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं और वही टाइम देते हैं कस्टमर को जब आपकी प्रोडक्ट मुकम्मल हो जाती है। तो एज सुन एज यू कंप्लीट योर जॉब यू डिलीवर इट टू द कस्टमर। यहाँ पर तो आपको वेट करना है कि भाई एक सर्टन नंबर हमने बनाया है, ये बिकेगा तो फिर हम इसकी मजीद क्वांटिटी बनाएंगे इन बैच। तो कॉस्ट बढ़ने से क्या होगा आपको पता, मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द फैक्ट्री टू अनदर कैन डैमेज देम। ये भी है कि आप वन पार्ट से दूसरी तरफ क्यों, क्योंकि आप अगर बैच में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इट इज क्वाइट लाइकली कि वो आपका वर्क इन प्रोग्रेस रह जाए और आपको उसको पहले कहीं स्टोर करना पड़ जाए, फिर कल को दोबारा उसको वापस लेके आएंगे फैक्ट्री एरिया में, दोबारा उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। क्योंकि बड़े आप बैच में बना रहे हैं ना, तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि आपका वर्क इन प्रोग्रेस भी रह जाए और उसमें आपको मूव करनी पड़ेगा प्रोडक्ट्स को, तो उसमें फिर चांसेस डैमेज होने के होते हैं क्योंकि कैरी करके लेके जा रहे हैं। फिर हमारे पास आ जाता है फ्लो प्रोडक्शन। और फ्लो प्रोडक्शन में क्या है जी हमारे पास कि इसमें लार्ज क्वांटिटीज जो है ना वो बनाई जाती हैं ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स। यहाँ पर अगर मैं सिमिलर की जगह पर एक और वर्ड लिख दूं आइडेंटिकल, ये शायद ज्यादा बेहतर है क्योंकि सिमिलर है कि मिलती जुलती, आइडेंटिकल है एग्जैक्टली द सेम। तो यहाँ पर आप भी चेंज कर सकती हो, आइडेंटिकल इज द मोस्ट सुटेबल वर्ड हियर। तो इसमें एक चीज, एक तो फ्लो प्रोडक्शन में नाम से नजर आ रहा है फ्लो, ठीक है, कि चीजें बनती जा रही हैं बनती जा रही हैं।
देयर इज नो एंड टू द प्रोडक्शन। और कि लार्ज क्वांटिटी में आप बनाते हैं, सेम उस फ्लो प्रोडक्शन में ऑल आइटम्स आर एग्जैक्टली द सेम, और वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में डाल देते हैं, और उस प्रोसेस से जो आइटम्स हैं वो गुजरती हैं वन बाय वन। ये आपने याद रखना है कि एक प्रोडक्ट निकल गई, जैसे कि गाड़ियां भी ऐसे बनती हैं, बॉटल्स भी ऐसे बनती हैं, कपड़े भी ऐसे बनते हैं, जूते भी बनते हैं, सेल फोन भी बनते हैं। तो काफी प्रोडक्ट्स हैं जो इस तरह बनती हैं, लेकिन इसमें एक ऑपरेशन एक आइटम पे परफॉर्म हुआ, वो अगली स्टेज में चली गई, पिछली आई, वो अपना उस पे ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, फिर वो आगे चली गई। तो इसमें बैच की तरह इकट्ठे मूव नहीं करते प्रोडक्ट्स, इसमें वन बाय वन, और यूजिंग असेंबली लाइन। असेंबली लाइन यही होती है जिसमें जो एक ट्रे लगा होता है और वो प्रोडक्ट्स को एक स्टेज से दूसरी स्टेज में शिफ्ट करता जाता है और जो अगले ऑपरेशन में परफॉर्म होते जाते हैं, और इन द एंड व्हेन प्रोडक्ट इज फाइनलाइज्ड या वो कंप्लीट हो जाती है, तो उसको फिर बॉक्स में डाल देते हैं या उसे रैप कर देते हैं, पैक कर देते हैं। तो इस तरह से होता है। इट इज यूज्ड व्हेन देयर इज लार्ज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड बिजनेस इज आल्सो लार्ज इनफ टू अफोर्ड ऑटोमेशन। इसमें डिमांड रिलेटिवली लार्ज नहीं है, बहुत ज्यादा डिमांड है, और आपको लगता है कि एक ही जैसे प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है। पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, दे वांट टू बाय द सेम प्रोडक्ट, जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स आ जाती हैं कार्स आ जाती हैं। अब कार के मॉडल चेंज होते रहते हैं, एक साल में जो एक मॉडल आया वही चलता है ना, बल्कि वो 2-2 4-4 साल चलता है। तो वो एक ही स्टैंडर्ड डिजाइन बनाते हैं, और इसमें प्रोडक्ट बनती है स्टैंडर्डाइज, और इसको हम एक और नाम दे सकते हैं मैस प्रोडक्शन। ये भी सही है कि बड़े लेवल पे प्रोड्यूस किया जाता है इसको और सारी प्रोडक्ट्स एक जैसी होती हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो और चूंकि लार्ज डिमांड होती है, तो आपको पता है कि व्हेन यू बी प्रोड्यूसिंग सच अ लार्ज अमाउंट, तो वो जल्दी ही बिक जाएगी मार्केट में, बिकॉज देयर इज एनफ डिमांड इन द मार्केट फॉर द सेम प्रोडक्ट। लेकिन उसके लिए आपका बिजनेस बड़ा होगा, क्योंकि आपको उसमें ऑटोमेशन चाहिए कंप्लीट, यानी कि इसमें कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन इस्तेमाल होगी, और कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन जो है वो हर एक के बस की बात नहीं है। ये प्रोसेस की स्पेलिंग शायद थोड़े गलत थे, तो वो आपको फिर अफोर्ड अगर कर सकते हैं तो तभी आप फ्लो प्रोडक्शन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। फायदा इसमें क्या है कि लोअर लेबर कॉस्ट, ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें कैपिटल इंटेंसिव होता है, तो आपकी कॉस्ट बच जाती है, और इसलिए आपकी चूंकि मशीनरी होती है तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, तो आप टाइम पे ऑर्डर भी पूरे करते हैं, और आपकी कॉस्ट पर यूनिट भी इंतहाई लो हो जाती है इसमें, क्योंकि मशीन कैन वर्क 24 आवर्स अ डे एज वेल, एंड दे कैन वर्क अ लॉट फास्टर देन ह्यूमंस। अच्छा, अनस्किल्ड वर्कर्स विद लिटिल ट्रेनिंग कैन डू द जॉब। यस, आपको वर्कर्स को ट्रेनिंग नहीं भी है तो आपको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उनको ये बताना है कि मशीन को ऑपरेट कैसे करना है। स्किल्स के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, मशीन को ऑपरेट करने के लिए जो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है, दैट वुड ओनली बी रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर भी आपका आप एक तो आपको स्किल्ड वर्कर्स जो एक्सपेंसिव होते हैं वो नहीं रखने पड़ेंगे, और आपको उनको ट्रेनिंग भी एक्सटेंसिव देनी नहीं पड़ेगी, दैट वुड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द बिजनेस। फिर मूवमेंट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पर क्योंकि वो फ्लो में बन रही है, एक स्टेज से दूसरी स्टेज में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो रही है और फाइनली कंप्लीट हो रही है, तो उसमें आपको कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल लेके नहीं जाना, जो कि बैच प्रोडक्शन में करते हैं कि पहले एक, जिस तरह मैंने कहा ना कि अगर बेकिंग हो रही है तो आपने ओवन में डाला है, अब ओवन से ट्रे निकालेंगे, अब उसके ऊपर टॉपिंग हो रही है, फर्ज किया कोई बिस्किट है या केक है जो भी है, तो मूव करना पड़ा ना आपको एक जगह से जगह, चांसेस हैं कि वो अगर आपसे गिर गया ट्रे तो सारे बैच में जो आइटम्स हैं वो खराब हो जाएंगे। यहाँ ऐसा है ही नहीं, आपको कैरी करना ही नहीं है, और वो एक ही जो है ना वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जिसके एंड पे जाके जो प्रोडक्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। स्टैंडर्डाइज गुड्स मैंने आपको बता दिया था, इसका मतलब होता है कि और प्रोडक्ट जो है ना डिजाइन वाइज, क्वालिटी वाइज, फीचर वाइज, दे आर एग्जैक्टली द सेम। तो इससे एक तो ये फायदा होता है कि people actually have more trust in such products या in such businesses के यार ये जब भी पढ़ लेते हैं ना तो it has the same quality, तो ये एक अच्छा इमेज भी देता है। लोअर यूनिट कॉस्ट बता दिया, इकोनॉमी ऑफ स्केल, क्योंकि आप बल्क में जब प्रोड्यूस करते हैं, मैस प्रोडक्शन मैंने लिखा हुआ है, तो बल्क में बाय भी करते हैं। जब बल्क में आप बाय करेंगे तो यूजली जो सप्लायर्स होते हैं वो आपको डिस्काउंट दे देते हैं। ये उसी तरह ही है जैसे कि आप अगर एक मोबाइल लेंगे दुकान से तो शायद आपको यू हैव टू पे द सेम प्राइस एज अदर्स आर पेइंग, लेकिन अगर आप 10 मोबाइल लेते हैं या 20 लेते हैं या 100 लेते हैं तो आपको दुकानदार ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ डिस्काउंट देता है। तो इसी तरह जब ये बल्क प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वेरी लार्ज स्केल पे, तो रॉ मटेरियल भी ये बाय करते हैं लार्ज क्वांटिटी में, बल्क में, तो वहां पर उनको पर डिस्काउंट मिल जाता है, तो कॉस्ट इनकी कम हो जाती है। और इस किस्म के एडवांटेज को जिसमें आप इस तरह से कॉस्ट अपनी कम कर पाते हैं, इसको इकोनॉमी ऑफ स्केल बोलते हैं, जिसको हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इकोनॉमी ऑफ स्केल को। फिर नुकसान क्या है कि वर्कर्स गेट बोर्ड,
क्यों बोर होते हैं जरा पता है क्या वजह? Because they have to perform the same job repeatedly. जी बिल्कुल सही, क्योंकि वो रेपिटेटिव टास्क है। मशीन चलाओ, बंद करो, बटन चलाओ, जो भी है, जो भी काम करें, तो बोर्डम। और बोर्डम से होता यही है कि वर्कर का पोटेंशियल कम हो जाता है, फोकस लूज कर सकता है। कहते हैं जितने भी रोड साइड एक्सीडेंट्स होते हैं ना, ये हमेशा एक्सपर्ट ड्राइवर्स के होते हैं। वो जो सीख रहे हैं या वो जो थोड़े कॉशियस हैं, सही ड्राइविंग नहीं आती, उनका नहीं होता। क्यों? ओवर कॉन्फिडेंस। ओ यार गाड़ियां तो आती हैं, कोई मसला नहीं, निकल जाऊंगा यहाँ से। तो फिर वो एक्सीडेंट कॉज करते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी है कि वर्कर जब बोर हो जाते हैं और एक ही काम कर रहे हैं यार पता ही है, तो वो ऑफ कोर्स दे गो आउट ऑफ फोकस और फिर वहां पे सर्विस हो जाती है, चीज खराब हो जाती है, डैमेज हो जाता है। हाई सेटअप कॉस्ट, ऑफ कोर्स मशीन होती है, इसलिए आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड चाहिए इसके लिए। ब्रेकडाउन ऑफ वन मशीन कैन स्टॉप द होल प्रोडक्शन। यस, क्योंकि सारी मशीन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं, तो अगर कोई भी मशीन खराब हो जाती है तो वो प्रोडक्ट जो है ना वो पास ऑन नहीं हो सकता टू द नेक्स्ट स्टेज, क्योंकि वो बीच वाली मशीन खराब हो गई है कोई भी। क्योंकि 4 मशीन है तो मशीन नंबर 2 खराब हो गई है, तो 1 से 3 पे तो जंप नहीं करेगी ना। तो पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को रोककर आपको उस मशीन को ठीक करना पड़ेगा, व्हिच में टेक सेवरल आवर्स और मे बी फ्यू डेज एज वेल, जिससे काफी ज्यादा नुकसान आपका हो सकता है, तो प्रोडक्शन का लॉस होगा। जी कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना आपने इसमें? No. नो। आगे चलते हैं। तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन एंड रिटेलिंग मैंने इकट्ठा लिखा है यहाँ पर। तो अब उसमें पहले हमारे पास ऑटोमेशन आ रहा है। तो ऑटोमेशन वही है कि जिसमें आप कंप्लीट कंप्लीटली कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन होती है। और उसके में एक जैसे कि हम टर्म इस्तेमाल करते हैं कैम। कैम का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग ये की जाती है। तो यानी कि कंप्यूटर इसमें होता ही है कि मैन्युफैक्चरिंग इज डन बाय रोबोट्स एंड रोबोट्स आर कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर्स, जैसे मैंने लिखा भी हुआ है। और ये फुली ऑटोमेशन मतलब के कैपिटल इंटेंसिव होता है। वेरी फ्यू वर्क लेबर इज रिक्वायर्ड। तो प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती है। फिर मैकेनाइजेशन की बात करूं तो इसमें जरूर इक्विपमेंट इस्तेमाल होती है, बट दैट इक्विपमेंट इज ऑपरेटेड बाय ह्यूमंस। तो फर्क आ गया ना। मतलब ऑटोमेशन या कैम के अंदर इक्विपमेंट इस्तेमाल होती है, बट वो उसको कंट्रोल भी कंप्यूटर्स करते हैं। यहाँ पर इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रही है लेकिन उसको ऑपरेट कर रहे हैं ह्यूमंस। तो जैसे कि आप फर्ज किया कि एक एग्जांपल है कि आप गन्ने का रस निकाल रहे हैं, शुगर केन जूस। तो आप वो घुमाते हैं ना एक पहिया सा, देखा होगा आपने। Yes. तो वो ऑटोमेशन नहीं है, वो मैकेनाइजेशन है। क्यों? उसमें मशीन जरूर है जो कि प्रोडक्शन कर रही है, लेकिन उसमें आप मैनुअली ह्यूमन आर इन्वॉल्व इन ऑपरेटिंग इट, तो वो मैकेनाइजेशन बन जाएगी इस तरह से। ऑटोमेशन में तो आपको करना ही कुछ नहीं पड़ता, बटन दबाया काम शुरू हो गया। फिर हमारे पास कैड भी आ जाता है, और कैड जो है वो उसको हम मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि वो होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। मतलब आप फॉर एग्जांपल यू वांट टू डेवलप डिफरेंट डिजाइंस, तो उसके लिए आपको पेपर पे बनाना पड़ रहा है या आपको आपका टाइम भी लग रहा है, आपको ड्रॉ करना पड़ रहा है डिजाइन, देखना है आपको कि कैसा बन रहा है, आपको कस्टमर को दिखाना है। तो दे आर नाउ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हु कैन एक्चुअली ड्रॉ वेरियस डिजाइंस इन इन अ फ्यू सेकंड्स फॉर यू। और आप देख सकते हैं कौन सा डिजाइन अच्छा है या कौन से डिजाइन की रिक्वायरमेंट है, और फिर आप आसानी से उसको प्रिंट भी कर सकते हैं या उसको इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं यूजिंग कैम। कैड और कैम में फर्क ये है कि कैड में मैन्युफैक्चरिंग होती है, कैड में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। कैड में जो डिजाइन आपने बनाना है उसको आप कंप्यूटर पे उसका 3D मॉडल या सॉफ्टवेयर पे देख सकते हैं कि हाउ डज इट लुक, और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमें ये बनाना है कि नहीं बनाना है। तो ये अच्छा होता है कि पहले आप ऑल साइड्स देख लें, इसके क्या प्रोस एंड कॉन्स एंड देन आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएं। वरना बनने के बाद अगर देखेंगे तो आपका तो वो लॉस हो गया अगर वो चीज आपको पसंद नहीं आ रही। इसी तरह CIM है, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ कैम एंड कैड। CIM जो है इंटीग्रेशन हो रही है इसमें कैम और कैड, यानी कि इसमें कैड भी इस्तेमाल हो रहा है, पहले आप डिजाइन भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग भी आप रोबोट से कर रहे हैं जिनको कंट्रोल कर रहे हैं कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग इसको हम बोलते हैं CIM। पूछेंगे तो नहीं कि CIM क्या होता है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए इंटीग्रेशन है, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, फिर EPOS तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, चूंकि नहीं लिखा हुआ।
इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, ताकि आपको भी याद रहे।